क्या मार्केट मूविंग न्यूज़ फ्लोज हो रही है और कैसे आपके कमाई के मौके बनने चाहिए फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट में, उस पे हमारी पूरी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए अभी बाजार की चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स डेज हाई के लेवल पे जो निफ्टी है भी है 24,100 के ऊपर जो है कंफर्टेबली पॉइज्ड है और यहाँ पे लगातार पांचवें दिन एक सस्टेन्ड बाइंग देखने मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट डेज हाई पे है, ऑलमोस्ट 2% ऊपर है। आप देखें तो तकरीबन 1100 पॉइंट जो है बड़ा उछाल देखने मिला है। अब एक बार डॉक्टर साहब एडवांस डिक्लाइन रेशियो की स्क्रीन को ले आते हैं कि ओवरऑल मार्केट्स जो है ब्रॉडर इंडिसेस में कैसे देखने मिल रही है। निफ्टी मिड कैप 100 स्टॉक और निफ्टी स्मॉल कैप 100 स्टॉक्स, इनको भी नजर रखेंगे। और निफ्टी बैंक जो रिकॉर्ड लेवल्स पे चली गई है, इस पे मार्केट बेट देखें तो यहाँ पे कंफर्टेबली आप कह सकते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो 8 या 9:10 पे है। यानी कि अगर 9 शेयर ऊपर जा रहे हैं बुल पे है तो सिर्फ एक स्टॉक या दो स्टॉक नीचे है। तो ये रेशियो आप देखिए हेविली स्क्यूड है जहां बाजार के ऊपर बात होती है। अब निफ्टी मिड कैप निफ्टी 100 इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पे ब्रॉडर इंडेक्सेस के बारे में जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छी उछाल आ रही है, मानी कि चौतरफा बाइंग आ रही है। और जिस तरह बात कर रहे हैं अभी डेज हाई लेवल्स पे है, मार्केट खुलने के बाद जो है सस्टेन्ड जो है ओवरऑल बाइंग देखने मिल रही है और ये एक बहुत एक अच्छा न्यूज फ्लो है जहाँ तक भारत के मार्केट का सवाल है। लेकिन ऑफकोर्स कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज फ्लोज भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी के जो कह सकते हैं गेनर्स, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। ऑफकोर्स जो बैंकिंग नेम वो भी सामने आए हैं और टेक महिंद्रा देखिए 5% ऊपर है। आईटी के नाम जो है थोड़े ज़्यादा आंकड़े दिख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे ओवरऑल दिन के ट्रेड में जो है अच्छी मोमेंटम आ रही है। बट ये तो पूरी मार्केट्स की जो है पूरी जो बात हो गई है, लेकिन हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ पे हम रिपोर्ट कार्ड लाते हैं। जो हमारे लास्ट ट्रेडिंग का दिन या जो शो हुआ था उसका जो है थर्सडे का जो है रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। और अब जो है हमारा रिपोर्ट कार्ड रहेगा हमारे शो का। जी बिल्कुल, थर्सडे के हिट कॉल्स के बारे में बताएंगे। धनी ने जो है ये कॉल दिए, 3 स्टॉक्स थे और इसका जो है हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। हिट कॉल्स श्रीराम फाइनेंस था, यहाँ पे जो गुरुवार का भाव लगभग 680 रुपये का था और उनके प्राइसिंग से 3% का रिटर्न देखने मिला है। दूसरा सेगमेंट ये भी एक BFSI का नाम है, SBI कार्ड्स का 9,000 रुपये का गुरुवार का जो था लेवल्स था, वहाँ से रिटर्न देखे तो 2% आया है। तो हिट कॉल के रिटर्न देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। इंडस ये था तीसरा नाम, 396 का था, वहाँ पे देखे तो जो है अच्छी मोमेंटम आई है, लगभग 1.5% का ग्रोथ देखने मिला है। लेकिन ये तो 3 स्टॉक्स थे, लेकिन धोनी के 2 और स्टॉक्स थे जिसके बारे में बात करने वाला हूँ जो हिट कॉल्स गए हैं, लेकिन 2 में स्टॉप लॉस भी हिट किया है। तो एक है आपका इन्फो एज और दूसरा है आपका वरुण बेवरेजेस। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट की थी और यहाँ पे जो है बेचने की जो राय थी दी गई थी, तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और वरुण बेवरेजेस की खरीदने वाली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो होल्ड की थी और 1.5% का रेट आया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है हमने आपके सामने रखा है। लेकिन आज हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं आदित्य अरोरा, और आदित्य जी एनालिटिक्स से हैं और यहाँ पे आदित्य जी आपका मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा जो है वेलकम किया जाए आपका एफएनओ सेगमेंट में। मैं आपके बहुत सारे एफएनओ कॉल्स देखता हूँ, खासकर कि इंडियन और ग्लोबल कंटेक्स्ट दोनों ही सेगमेंट में, और आप बहुत बार एक सटीक देते हैं और जो रिटेल निवेशक है उनको बहुत मदद करते हैं। तो आदित्य जी आपके पहले सबसे पहले मार्केट के कॉल्स बता दीजिए, जैसे निफ्टी बैंक की। निफ्टी कोई अलग लेवल पे चला गया, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था पिछले 2 हफ्ते से पहले से इतना ज़्यादा तेज़ी कहाँ से आ जाएगा, और अगर ऐसा सरप्राइज एलिमेंट निफ्टी बैंक से देखने मिला है तो आपको क्या लगता है अगले 2 से 3 महीने में क्या ये निफ्टी में आ सकता है? क्योंकि अभी तक रिलायंस पार्टी में नहीं आया है, लेकिन अगर रिलायंस पार्टी में आता है, और रिलायंस याद रखिए वेटेज बहुत ज़्यादा है निफ्टी में, तो अब क्या लगता है आपको कि ये सेम चीज़ हमको 2 महीने या 3 महीने बाद निफ्टी में देखने मिल सकती है? बताइए आदित्य, आप इम्पोर्टेंट लेवल्स भी बता दीजिए निफ्टी के और निफ्टी बैंक के शुरू से करने के लिए। वेरी गुड नून शरद जी, आपको और हमारे सारे दर्शकों को थैंक यू फॉर अ वार्म वेलकम। और देखिए मजा आता है ईटीना स्वदेश पे आके हमारे व्यूअर्स को गाइड करना। और कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, दमदार तेजी लगी पड़ी है मार्केट में। ऑल इंजन्स आर फायरिंग। अगर आप लार्ज कैप देखें, मिड कैप देखें, स्मॉल कैप देखें, सारे सेगमेंट से दमदार पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि ये रिलायंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया,
एग्जैक्टली वही है जो अभी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, लॉन्ग बिल्डअप इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है और काफी सारे कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं अपनी पोजीशन। तो ये एक अपसाइड प्रेशर बनाएगा रिलायंस में, और वो निफ्टी का बहुत हैवी वेट है, हम सबको ये बात पता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा। जो भी डिप है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप तीनों सेगमेंट से शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एफआई की पोजीशनिंग अभी लॉन्ग साइड हो रही है। मुझे लगता है कि डिप्स है और बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। निफ्टी की बात करें तो 24,700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये टूटता नहीं है तब तक ये बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनानी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर ने लीड कर लिया। अब मुझे लगता है कि निफ्टी की साइड से भी प्रदर्शन उतना अच्छा देखने को मिलेगा। तो निफ्टी में एक पॉजिटिव नजरिया और बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति। जी बिल्कुल आदित्य, बैंक और निफ्टी बैंक में है बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, और ऑफ कोर्स निफ्टी के लिए 20,700 के सपोर्ट लेवल्स पे भी नज़र रखिएगा। देखिए बैंकिंग सेगमेंट में जो है बहुत अच्छी सरप्राइज देखने मिली है, नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स जो है मैं बताता हूँ उसमें भी स्ट्रेंथ आई है। नवंबर से पिछले साल देखें तो सिस्टम में लिक्विडिटी अभी आ गई है और बड़े बैंक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पे, बैंक निफ्टी ने जो है नया हाई लगा दिया है। पहली बार बैंक निफ्टी जो है 55,300 के आंकड़े पे गई है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए ओवर द वीकेंड, दोनों ही ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है। तो हमको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पता चल गया था, लेकिन यहाँ पे दमदार नतीजे देखने मिले हैं और एक ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है, क्योंकि इनके वेटेज बहुत ज़्यादा होती है निफ्टी बैंक में। तो बैंक निफ्टी की इसी तेज़ी पर गौरव जयलकर हमारे साथ एक खास रिसर्च किए हैं। इस पे गौरव, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहने वाला है, एचडीएफसी बैंक के ओवरऑल अर्निंग्स को लेके क्या इम्पैक्ट रही है और ये बैंकिंग सेक्टर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, बताइए। इन दोनों ही दिग्गज के बारे में बताइए, पहले अर्निंग्स को लेके। जी हाँ, अगर अर्निंग्स की बात करें तो इसी वीकेंड पे हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की तरफ से काफ़ी अच्छे नतीजे जो है वो Q4 के लिए देखने को मिले थे। और इसमें अगर हम नंबर्स पे बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में तो कहीं पे हमने देखा ही कि कहीं पे बीट देखने को मिला था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नंबर देखने को मिले। बट इसी के साथ साथ कुछ फिगर्स ऐसे भी है जिसकी वजह से ये भी दर्शाता है कि इन बैंक्स में कहीं पे स्ट्रक्चरल जो है पॉजिटिव स्टोरी वो वैसे ही कंटिन्यू रहती है। सबसे पहले बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। अगर हम दोनों बैंक्स की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन एक्सपांशन देखने को मिला, जबकि एनालिस्ट का मानना ये था कि कहीं पे इस क्वार्टर में मार्जिन जो है वो कहीं पे एक फ्लैट लेवल पे ही रह सकता है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर था। अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो 3 बेसिस पॉइंट का एक पॉजिटिव ट्रिगर, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो सीआरआर कट्स है उसकी वजह से एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। और जबकि अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो लगभग 16 बेसिस पॉइंट की एक जंप जो है क्वार्टर ऑन बेसिस पे हमें देखने को मिली नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। दूसरा अगर हम बात करें तो एसेट क्वालिटी जो है वो इन दोनों बैंक्स की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें एनपीएस की तो वहाँ पे भी 0.3% का एक जो आंकड़ा है हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला। दोनों भी बैंक्स में कहीं पे जो सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिली। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की खासियत की तो ये जो नेट स्लिपेजेस है वो 1.2% है, जो कि अगर हम उनके ही पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो सबसे लोएस्ट है। और अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो वहाँ पे भी ग्रॉस एनपीएस में एक काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है देखने को मिली थी। तीसरी अगर हम बात करें एडवांसेस और डिपॉजिट्स की तो यहाँ पे भी एक अच्छा नंबर। अगर हम आईसीआईसीआई की बात करें तो कहीं पे लगभग 13% से ज़्यादा ग्रोथ था। हालांकि ये जो ग्रोथ है वो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था, बट आईसीआईसीआई बैंक का मानना यह है कि FY26 में ये जो ग्रोथ है वो फिर से आएगा, क्योंकि जो पर्सनल क्रेडिट कार्ड सेगमेंट है यहाँ पे जो वो बॉटम आउट हो चुका है। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की तो उनका पहले से ही कहना था कि FY26 में कहीं पे सिस्टम लेवल ग्रोथ जो है उसी के चलते हुए, मतलब उसी के इन लाइन में एचडीएफसी बैंक का भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और इसको हमने देखा भी कि 4% का एक सीक्वेंशियल ग्रोथ एचडीएफसी बैंक में देखने को मिला था। आखिर में अगर हम बात करें आगे जाके कमेंट्री की तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी कमेंट्री दोनों मैनेजर की तरफ से। उनका मानना यह है कि हालांकि Q1 FY26 में कहीं पे जो रेट कट का इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल जो सिस्टम लिक्विडिटी सुधरी है या फिर जो रेट है इसकी वजह से डिपॉजिट्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ कासा रेशियो में भी जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगा, और इसी सब की वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा लिमिटेड रहेगा। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छे नतीजे, अच्छी कमेंट्री इन दोनों बैंक्स की तरफ से। और इसी के चलते आज के दिन में निफ्टी पे भी एक बैंक निफ्टी में काफ़ी पुश देखने को मिला। सही बात आपने बताया, पूरी विस्तार से आपने एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में तो बात किया, लेकिन गौरव आप हमारे ईटी नाउ स्वदेश में बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं, तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, दूसरा सवाल आपसे, कि इसके अलावा बैंक निफ्टी को लेकर और क्या ट्रिगर आ रहे हैं, साथ ही बैंकिंग सेक्टर का क्या ग्रोथ लग रहा है, इस पे भी एक क्रिसिल की रिपोर्ट भी आई है। गौरव, जरा बताएं आपके ओपिनियन
क्रिसिल के ओपिनियन में क्या जो ओवरऑल आपको इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आ रहा है? क्रिसिल ने भी काफ़ी अच्छा रिपोर्ट निकला है और इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो और लेवल्स की भी बात करें तो पिछले 1 महीने में और 3 महीने में बैंक निफ्टी ने कहीं पे निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। तो अगर हम 1 महीने की ही बात करें तो कहीं पे 12% का रिटर्न दोनों भी इंडेक्स ने दिया था, बट अगर हम बात करें पिछले 3 महीने में कहीं पे बैंक निफ्टी ने लगभग 6% ग्रोथ दिखाई है, जबकि निफ्टी जो है वो सिर्फ 3% से बढ़ा है। और इसके पीछे जो मेन ट्रिगर है सबसे पहले सिस्टम लिक्विडिटी पे, जैसे हमें पता है कि आरबीआई की तरफ से सिस्टम लिक्विडिटी में काफी ज्यादा पुश मिला था, इसकी वजह से कहीं पे जो लोन बुक ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ है वो सुधरने की काफी ज्यादा चांसेस है। अगर हम बात करें ओवरऑल ट्रेंड की तो 11% पे था ये लोन बुक ग्रोथ, और आगे जाके काफी सारे एनालिस्ट का मानना है कि ये जो लोन बुक ग्रोथ है वो बॉटम आउट हो रहा है। इसी लाइंस पे क्रिसिल ने भी कहा है कि ये जो लोन बुक ग्रोथ है आगे जाके FY26 में लगभग 12 से 13% का रहेगा, और इसमें मेन कंपोनेंट जो है वो रिटेल ग्रोथ का रहेगा, जो कि उनका मानना है कि 13 to 14% से बढ़ सकता है, जबकि जो कॉर्पोरेट बुक ग्रोथ है वो भी हमें 9 to 10% पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कमेंट्री की थी तो कहीं पे जैसे हमें है कि रिटेल ग्रोथ की वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में भी सपोर्ट मिल सकता है, तो ओवरऑल काफी एक अच्छा आउटलुक बनते हुए देखने को मिल रहा है FY26 में। वैल्यूएशंस की भी बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा है कि वैल्यूएशंस कहीं पे ज्यादा स्टेबल रहे हैं, एक 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज पे है, तो आगे जाके वो भी एक की ट्रिगर रह सकता है। तो अगर हम बात करें आगे जाके FY26 की तो बैंकिंग के लिए काफी अच्छा समय जो है देखने को मिल सकता है, और क्रिसिल की रिपोर्ट से भी हमें यही देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद गौरव, आपने पूरा ही बैंकिंग सेक्टर का 101 एक ही बार में आपने बता दिया दर्शकों को, और पूरा रिपोर्ट एनालिसिस और करंट स्टेटस पे कहाँ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, और वो हमें स्क्रीन पे भी दिख रहा है। धन्यवाद गौरव, आप हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन ऑफकोर्स आदित्य, मेरे पास 2-3 सवाल हैं ऑफकोर्स बैंक को लेके। सवाल है इतना है कि विनर्स बहुत ज़्यादा है, करंटली विनर्स नंबर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ विनर्स नहीं बने अभी तक। वहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा आपका बैंकिंग पिक होगा अगर मिड कैप स्पेस में लेना हो तो? आई थिंक बैंकिंग स्पेस में पीएसयू बैंकिंग स्पेस है जहाँ पे आज पार्टिसिपेशन चालू है। हमने हमारे क्लाइंट्स को भी बताया, ये एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। तो हमारा एक पॉजिटिव नजरिया यहाँ पे बन रहा है। पीएनबी बैंक एक अच्छा कैंडिडेट लगता है हाई बीटा काउंटर बैंकिंग स्पेस में, जहाँ पे एक करेक्टिव मूव के बाद कंसोलिडेशन और आज एक ब्रेकआउट। तो ये एक अच्छा कैंडिडेट है बैंकिंग स्पेस में। 102.15 का रेट चल रहा है, यहाँ पे एक तेजी का नजरिया बनाना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 96, और ऊपर की साइड जो टारगेट दिखते हैं वो दिखते हैं 108 से लेकर 112 के। टारगेट पीएनबी का आदित्य की तरफ से 112 तक जाता है, 108 और 112 का रेंज से, और इनका मिड कैप बैंकिंग का पिक है। तो ऑफकोर्स जब हम कमाई के मौके ढूंढते हैं सिर्फ लार्ज कैप्स में रहता है, मिड कैप्स में भी रहता है, और एक सटीक एनालिसिस के साथ जिस आदित्य पिकआउट करते हैं तो इन स्टॉक बहुत मूवमेंट और जो है नजर आती है सबकी। तो बहुत अच्छा जो है आदित्य ने पिकअप किया है मिड कैप से ये बैंक। लेकिन अब जो है लॉन्ग बिल्डअप में कहाँ जो है ताज़ा मोमेंटम देखने मिल रहा है, उस पर नज़र डालते हैं। बिल्कुल, ताज़ा खरीदारी में 3 अहम स्टॉक्स आ रहे हैं। एसबीआई का तो हमने बात भी किया था, पीएसयू बैंक में वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल गेनर्स भी है। यहाँ पे देखिए लगभग 3% जो है स्टॉक एसबीआई ऊपर है। सरप्राइजिंगली टाटा पावर है नज़र में, 390 के लेवल्स के ऊपर आ गया है, 2.5% के ऊपर आया है। डिक्सन टेक यहाँ पे एक अच्छा बिल्डअप देखने मिल रही है, 15,900 ऑलमोस्ट 16,000 लेवल्स के आसपास डिक्सन टेक आया है, और ऑलमोस्ट सस्टेन कर रहा है, गिर नहीं रहा है, सस्टेन कर रहा है, लगभग 4% ऊपर है। तो एक एक करके आदित्य हम नज़र डालेंगे एसबीआई पे ही करते, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी चर्चा पीएसयू बैंक की हो रही थी, और आप उन्होंने बोला भी था कि आज एक बुलिश नज़रिया बनता है। एक वैल्यूएशन का कंफर्ट हमेशा रहता है जब आप पीएसयू बैंक के बारे में बात करते हैं। तो आदित्य, फंडामेंटली एसबीआई का जो है नंबर्स तो ठीक लग रहा है, हमने उसको स्टडी की, लेकिन टेक्निकली यहाँ पे जो बिल्डअप आ रहा है एसबीआई का, यह कितना लेवल्स पे जा सकता है, ये बताइए क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या लेवल्स लग रहे हैं एसबीआई के? बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि पीएसयू बैंक्स में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि ये इतना पार्टिसिपेट नहीं किया प्राइवेट बैंक में, जितनी रैली आई है उतना पीएसयू बैंक में नहीं आई है। तो एसबीआई पे एक पॉजिटिव नजरिया रहेगा। बट अगर हम इसको लेवल वाइज एक ध्यान दे तो 800 का लेवल जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्रॉस हुआ था तो काफी सारे कॉल राइटर्स स्टक थे, और उसकी वजह से आज एक हमको मोमेंटम मूव डायरेक्टली अपसाइड देखने को मिला, क्योंकि सारी कॉल अनवाइंडिंग हुई, और एक लॉन्ग बिल्डअप भी फ्राइडे को देखने में
इसलिए जो 800 के ऊपर जो ब्रेकआउट था वो एक अचीव हुआ, उसका टारगेट आज अचीव हुआ 820 का। तो मुझे लगता है आज का जो मूव है वो प्ले आउट हो चुका है। निफ्टी भी 800 पॉइंट ऊपर है, 2 दिन से शानदार तेजी बैंक निफ्टी में। तो आज के टारगेट, शॉर्ट टर्म के टारगेट इसमें अचीव हो चुके हैं। अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन के बाद ये वापस रैली दिखा सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया बनाए। अगर 2-3 हफ्ते का व्यू है तो 1-2 दिन, 3-4 दिन के हिसाब से मुझे लगता है मूव थोड़ा सा फिज आउट हो चुका है। 2-3 हफ्ते के लिए यहाँ पे तेजी का नजरिया बना सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑफ 790। और यहाँ पे जो टारगेट बन के आएंगे वो आएंगे 860 से लेके 865 के। इसके अलावा आदित्य, टाटा पावर को देखिए, चार्ट देखिए, टाटा पावर में भी जो अच्छी बिल्डअप आ रही है, लेकिन मैं मंथली बेसिस पे थोड़ा टाटा पावर के नंबर्स देख रहा था। ओवरऑल थोड़ा टेक्निकल्स पे थोड़ा ओवर सोल्ड के तरफ से ज़्यादा दिख मिल रहा था। तो आपको क्या लगता है टाटा पावर में यहाँ पे एक्चुअली एक मोमेंटम आ रहा है, या जैसे जिस तरह सेक्टोरल मोमेंटम आ रहा है और ओवरऑल बाय आ रही है, तो उसमें भी यहाँ पे कुछ देखने मिला? क्योंकि कुछ बड़े फंडामेंटल ट्रिगर्स टाटा पावर के अभी कुछ है नहीं, टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड जो हमने अर्निंग्स में भी देखा। तो यहाँ पे क्या बनता है इम्पोर्टेंट टेक्निकली? बिल्कुल शरद, देखिए यहाँ पे 390 का जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल जोन था, 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला, चौथी बार स्टॉक सफल हो गया। तो यहाँ पे 390 इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जोन की बात करें तो 385 टू 390 एक डिमांड जोन रहेगा। यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव नजरिया भी बना सकते हैं। और जो स्टॉक में शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी आई है, 330 से लेके 390, 15-20% का अपसाइड आ चुका है। तो धीरे धीरे यहाँ पे मोमेंटम बिल्डअप होगा। अभी पॉजिटिव नजरिया बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 370, और इधर टारगेट रहेंगे 412 से लेके 420 के। बिल्कुल, टाटा पावर के जो रेंज है वो 412 से 420 तक रहने वाले हैं। मोमेंटम ऑलरेडी कैच पकड़ा है और आदित्य ने एकदम सही पकड़ा। 330 लेवल से ऑलरेडी जो है आधा से ज़्यादा तय हो चुका है। तो ऑफ कोर्स इसमें ऐसा नहीं कि फिजल आउट हो चुका है, पर यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट लेवल चेक करने को, खास करके 2 से 3 हफ्ते के लेवल्स पे जो है बातचीत की थी आदित्य ने। ऑफ कोर्स आदित्य डिक्सन टेक पे भी बात करी। अब फेवरेट जो है ऑफ कोर्स ट्रेडर्स की फेवरेट स्टॉक्स में वन ऑफ द लिस्ट में है, और बातचीत बहुत होती है और न्यूज़ बहुत आता है। और यहाँ पे हमेशा लगता है कि ये कम है, फिर स्टॉक परफॉर्म अच्छा कर देता है। कभी लगता है, कभी सोचे भी नहीं थे कि 4 डिजिट 5 डिजिट वाली स्टॉक होगी, लेकिन अब देखिए वो आंकड़ा आ चुका है। याद रखिए ऑलरेडी एक शेयर स्प्लिट हो चुका था, फिर मेरे सामने ये आंकड़ा खड़ा है 16,000 का। आदित्य, आप मेरे को बताओ, यहाँ पे इम्पोर्टेंटली जो है ये सस्टेन कर सकता है ये बिल्डअप? कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रहा है, और क्या टेक्निकल लेवल पे ब्रेकआउट आया है? वीकली आया, मंथली आया है, कि और कुछ टाइम बाकी है? बिल्कुल, इसमें डेली में ब्रेकआउट देखने को मिला था। लास्ट वीक में ही हमने देखा था, जब ये स्टॉक ने 15,000 का लेवल निकाला तो धीरे धीरे एक कदम चल रहा था, आगे चाल चल रहा था। आज काफी सारे स्टॉक्स में हुआ ये है कि जो भी शॉर्ट करके बैठे थे उनको सब काटनी पड़ी पोजीशन, और सब स्टॉक में 2 से 5% का बम्प अप देखने को मिला। इवन डिक्सन टेक उसमें से एक स्टॉक है। अब इम्पोर्टेंट लेवल इसके लिए 16,000 है। 16,000 पे कॉल राइटर्स एक्टिव बैठे हैं, इसलिए ये एक फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए क्रिएट कर रहे हैं। अभी स्टॉक 15,950 पे ट्रेड कर रहा है, तो यही फ्रिक्शन मार्क पे स्टॉक। तो यहाँ पे हम एक लेवल भी अप्रोच फॉलो करेंगे। 16,100 का लेवल क्रॉस होगा तो एक यहाँ पे तेजी का नजरिया बनाएंगे। स्टॉक चल रहा है 15,950, तो 16,100 के ऊपर तेजी का नजरिया रखेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 15,500, और टारगेट रहेंगे 16,700 से लेके 16,850। बिल्कुल, ध्यान से जो है डिक्सन टेक के लेवल्स लिख लीजिएगा। और अब लेवल्स दिखने में बड़े हैं, लेकिन जो मोमेंटम बहुत है। लेकिन अब चलते हैं थोड़ी शॉर्ट कवर वाले शेयर्स को लेके, इन पे हमारी नजर रहेगी। और मैंने 3 पिक की है। पेटीएम सबसे पहला है, यहाँ पे जो है कवरिंग देखने मिल रही है। ऑफकोर्स रेगुलेटरी जो इश्यूज थे वो अब धीरे धीरे खुल रहे, खत्म हो रहे हैं, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट में कंपनी खड़ा है। फंडामेंटली मैं आपको ये बता देता हूँ। CDSL की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो है अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई है। स्टॉक 4% ऊपर है, लगभग आप कह सकते हैं 1300 के लेवल्स के जस्ट नीचे है CDSL। एंड ऑफकोर्स टाटा हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा जहाँ पे बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रहा है। तो आदित्य, यहाँ पे 3 स्टॉक्स हैं, पेटीएम है, CDSL है, टाटा टेक है। मैं आपको तीनों ऑप्शन में से एक बोलता हूँ, एक कंपनी को पिकअप करो जहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग आ रही है,
और उस पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा कमाई के मौका बनते हैं, वो बताइए। बिल्कुल शरद जी, इसमें देखिए तीनों कंपनी में से मुझे लगता है कि टाटा टेक एक काफी बेहतरीन कैंडिडेट है। ये स्टॉक काफी लॉन्ग फॉरगॉटन ऑन दलाल स्ट्रीट काइंड ऑफ कैंडिडेट है। लोग इसके बारे में अब इतनी चर्चा नहीं करते, बट जो रिसेंट प्राइस एक्शन इस स्टॉक में बन रहा है काफी एनकरेजिंग मोटिवेटिंग है। पार्टिसिपेशन स्टॉक में देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से डेरिवेटिव डेटा बन रहा है इसमें लग रहा है कि एक इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंटर पॉजिटिव बिल्डअप है। तो शॉर्ट कवरिंग से शुरुआत हुई है, मुझे लगता है लॉन्ग बिल्डअप तक इसका रास्ता हो सकता है। तो ये बुलिश साइड कैंडिडेट है टाटा टेक। इसको 680 में बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 640 का और टारगेट रहेंगे इसमें 720 से लेके 735 के। जी बिल्कुल, 720 से 735 का टारगेट है। टाटा टेक पे जो है नज़र रखिएगा। लेकिन अभी एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं, बाजार में और सस्टेन बाइंग आ रही है, शानदार तेजी देखने मिल रही है कारोबार का। निफ्टी का चार्ट एक बार डायरेक्टर साहब दिखा दीजिए। यहाँ पे देखिए और बाइंग आ रही है और ये आंकड़ा देखिए, पहले 1% समथिंग था, 1.2% और अब 1.3% हो गया। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट उठ चुका है निफ्टी का। और ये बात जो है निफ्टी बैंक में भी देख रहे हैं, तेजी देखने मिल रही है। निफ्टी का जो लेवल्स है देखिए 24,150 के ऊपर आ गए, नए शिखर। निफ्टी बैंक तो है ही, वो सस्टेन कर और डेज हाई लेवल को अभी भी मेंटेन किया है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।